ये अच्छा रहेगा कि एक एक आदमी से मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लैप्स हो जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूं, ताकि अगर 3 दिन की क्लास है, कुछ दिन घूमने के लिए भी ले जाना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा फार्म भी दिखाना है, सब कुछ है, तो मेरे कोशिश रहेगा कम से कम इतना दिमाग में आप लोग जरूर लेकर के जाएंगे। जैसे इन्होंने पूछ लिया मशरूम के बारे में, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप जो भी प्रश्न करेंगे वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी यहाँ पर से ब्लैंक नहीं जाएगा, अपनी अपनी बात तो रख ही लेगा। कम से कम ये तो होता है ना, बाहर निकल करके आपके दिमाग में आएगा कि मैंने तो ये पूछना था, ये तो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, तो कम से कम थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो किधर से शुरू करें? पीछे से, आगे से? जिधर से आप बोलो। आप सर आपसे ही शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ के बोलेंगे और आप बिल्कुल टू दी पॉइंट, आपको जो भी लगता है, जैसे भी आपको प्रश्न करना है कर दीजिए आप। सर स्पेशली मैं आया हूँ इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए कि हमारे जो खेत हैं जी जी वो अपर रिचेस में है। ओके, तो ये मैंने जो आज तक पाया, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। जी 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 तो मैंने आज तक ये पाया है कि ये जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश और JNK है, जी जी, ये जुड़वा भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी सेम एक जैसी टोपोग्राफी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसी हिसाब से हमारे खेत भी वैसे ही हैं, वैसे ही बिल्कुल। लेकिन अब इस वक्त हमें जो थ्रेट है या जो चैलेंज है, जी जी जी, वो अपर रिचेस में हमारे जो खेत हैं उनमें ये मंकीज वगैरह आ गए। हाँ हाँ, वो पहले तो बीज उखा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ बच गया तो वो 15-20% बंदरों की, मतलब कहने का मतलब बंदरों की समस्या है। हाँ ठीक है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 2 जो ग्रुप आए हैं ना, उन दोनों ने भी पहला ही प्रश्न यही किया था। और ये समस्या देखिए, 2 जगह ये समस्या सबसे ज्यादा होती है। एक वो जगह जहां धार्मिक स्थल होते हैं, बंदरों की समस्या ज्यादातर वही है जहां पर धार्मिक स्थल है। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी चीज को हम खत्म नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है। धर्म कोई भी हो, मारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन हमको उसी के बीच में सर्वाइव करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो 2 टेक्नोलॉजी है। एक चीज हम कहते हैं कि ऐसा कोई दवाई नहीं बना, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना। कुछ लोगों ने देखा होगा, अल्ट्रासोनिक रेज होते हैं, कोई साउंड होता है कि आप उसको लगा दो। बंदर जहां पे पेड़ होगा, जिस खेत के आसपास पेड़ होगा, वहां बंदर की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि पेड़ एक ऐसा, अब जहां खुला जगह होगा वहां पर बंदरों की समस्या, बंदर कभी भी नीचे जमीन पर नहीं बैठ के कुछ भी नुकसान करता है। वो जब भी होता है तो सबसे ऊंची जगह ही ढूंढता है। तो ये जो हिमाचल और जम्मू का जो सिचुएशन है, वो आप पेड़ काट नहीं सकते, आपके यहाँ भी समस्या होगी। और दूसरी बात, आप चाह करके भी बंदरों को मार नहीं सकते, है ना। अगर आप एक आध को मान ली, सपोज एक आध को मार भी दिया आपने, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सड़क से आए होंगे, अगर रात में आए होंगे तो ज्यादा तो नहीं पता लगा होगा, लेकिन अगर आप दिन में आते तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत पुण्य काम करने के लिए केला खरीद के, ब्रेड खरीद करके, चने खरीद करके, आपको चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ये सब जाएंगे इस साइड ना, जितने मंदिरों के आसपास 20-20 किलोमीटर के रास्ते में आपको बंदरों के सड़कों के किनारे बैठ के इंतजार करते हैं। और लोग बड़े दूर दूर से, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, कहीं से भी आते हैं, वो यही करने के लिए आते हैं कि इनको खिलाना है, इनको ये करना है। तो उनकी पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। और ये हम मान के चलते हैं कि जंगल इनका जगह था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंटरफेयर हमने किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनको जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली कोई भी आदमी, देखिए ये आराम तो सब ढूंढता है, पशु भी ढूंढता है। आप एक कुत्ते को रोटी दो ना, कुत्ते को 2 तरह की रोटी देते हैं। अगर कुत्ते को आपने रोटी दे दिया तो वो डेली उसी टाइम पे आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये बंदरों की भी जब ये पालतू जानवर का ये समस्या है, तो आप गाय को आप एक रोटी देना शुरू कर दो, घर से निकल के एग्जैक्ट 10 बजे 11 बजे के लगभग, तो देखना 11 बजे घूम फिर करके वो जो आवारा पशु भी होगा ना, वो घूम के आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये तो नेचर का है। अब इसके बीच में सर्वाइव करने वाली बात है। तो ये समस्याएं बहुत पहले से, मतलब आज से 20-25 साल पहले बहुत बार उठा कि ऐसे जगह पे जहां पर ये सिचुएशन आ रहा है, वहां क्या किया जाए। वहां करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, लेकिन एक ही चीज होता है, फसल में बदलाव। देखिए सर, आप जानते हो कि धान, गेहूं और मक्की लगाते हैं। धान गेहूं को तो नहीं खाता है, वो ज्यादा नहीं नुकसान करता है, लेकिन जो नुकसान करता है वो मक्की को तो करता ही है। लेकिन कुछ फसलें हमने आइडेंटिफाई की थी
आपके प्रश्नों का जवाब अगर इसमें मिल जाए तो हमने कुछ फसलें आइडेंटिफाई की थी हिली एरियाज के लिए कि अगर आप इनको लगाओ तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, कोई भी बोलता है कि बंदर जाने अदरक का सवाल, यानी कि हम जानते हैं कि बंदर अदरक को नहीं खाता है, लेकिन इसी तरह से हमने 8-10 फसलें की थी। एक था, पहला था भिंडी, बहुत कम नुकसान करता है उसको, क्योंकि उसमें वैसे भी थोड़े कांटे लगते हैं, आपने देखा होगा तोड़ते हैं रैसेज होता है, तो बंदर को अगर एक बार लग गया तो उसके बाद वो नहीं करेगा। दूसरा था अदरक, तीसरा था हल्दी, चौथा था जिमीकंद, पांचवा था गंडियाली, छठा था गेंदे का फूल का कल्टीवेशन। शाकमा जो हम लोग नॉर्मली वैसे नहीं करते हैं, धान गेहूं मक्की को भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि अगर आप दलहनी फसलें अगर हम इसमें ले सकते हैं, जिसको कि बहुत उसको खाने के लिए ढूंढना, वो फल को ही टाइप का चीज को ही ढूंढता है, वो नुकसान करता है। प्याज और लहसुन इसको भी इंक्लूड करते थे। तो ये 6-7-8-10 करीब सब्जियां थी और प्लस फूल था इंक्लूड, जिसको कि अगर आप रोटेशन में रखते हैं, उन्हीं की कल्टीवेशन आप करते हैं। जैसे मान लिया आपने हल्दी लगा दिया, तो हल्दी की फसल 9 महीने की है, आपको 2 फसलें तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर हल्दी लगा देते हो, हल्दी आज के डेट में आने वाले समय में भी हल्दी दुनिया का सबसे कॉस्टली स्पाइसेज होगा, सबसे ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि हल्दी के बारे में आइडेंटिफाई है कि हल्दी धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हल्दी का रेट घटना चाहिए था, हल्दी का रेट बढ़ता जा रहा है। कहां जा रहा है हल्दी? हल्दी से जो कुरकुमीन निकालते हैं वो एंटी कैंसरस है, और दुनिया में किसी एक बीमारी से सबसे ज्यादा आदमी डर रहा है, वो है कैंसर। उसको और कोई चीज से डर है, लीवर खराब हो गया उससे भी ज्यादा डर नहीं है, कुछ भी हो गया, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, स्टेंट डलवा लेगा, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, उससे ज्यादा डर नहीं है उसको। सबसे ज्यादा डर है कैंसर से, और कैंसर चूंकि उनको हो रहा है जिनको जो कुछ नहीं करते हैं। आज ये रिपोर्ट भी आई है कि बहुत सारे लोगों को कैंसर ऐसे जिन्होंने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पिया, बीड़ी नहीं पी, दारू नहीं पी, उनको कैंसर हो रहा है, लेडीज को कैंसर हो रहा है। तो कहां से सब ये क्यों हो रहा है, कहां से चीजें आ रही है? और एंटी कैंसरस चीजें अगर नेचुरली कुछ है, जैसे नेचुरली स्टेरॉइड जानते हैं, स्टेरॉइड जानते हो आप लोग? स्टेरॉइड लेते हैं, जिम जुम जाते हैं ना, तो वहां पढ़ाया जाता है, वहां बताया जाता है ये वाली टैबलेट ले लो, ये प्रोटीन ले लो, ये उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या है? जो स्टेरॉइड हम लेते हैं तो हमारे बॉडी को बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। अब नेचुरल स्टेरॉइड सिर्फ अदरक में है, हल्दी उसके बाद आपका प्याज में है और लहसुन में है। इतना सस्ता, इतना नेचुरल है कि आप कितना भी प्याज खा लो, आपको अगर बीमारी से दूर रहना है तो प्याज आप, मतलब पहले कच्चा प्याज खाते थे ना, पका हुआ प्याज नहीं, मसाले में आप डाल करके 10 प्याज डाल दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्याज कच्चा ही खाना है और काटने के बाद तुरंत खा जाना है। मतलब तुरंत का मतलब, पहले क्या लोग करते थे ना गांव में, आप लोग क्या सिस्टम होगा कि नहीं, हाँ खेत वेत में काम करते थे तो चाकू वाकू तो होता नहीं था, तो छीलते थे और ऐसे मारते थे और उसके बाद खाते थे। दैट वाज एक्चुअली कि आपको प्याज छीलने और काटने के बीच में 15 मिनट का फासला होना चाहिए। नेचुरल स्टेरॉइड, इससे बढ़िया बूस्ट कोई नहीं मिलेगा। अगर आप नेचुरली स्टेरॉइड्स खाते हैं तो उससे बढ़िया। लहसुन को कभी भी काट के नहीं खाना है, थोड़ा सा दांत में क्रश कर दो और उसके बाद आप निकल जाओ। नेचुरल स्टेरॉइड्स। हल्दी वही है, हल्दी हम खाते जरूर हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हल्दी तो हमारे मसाले में डाला जाता है, कुछ नहीं है। जब वो पक जाता है तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। आप अगर हल्दी का फायदा लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच हल्दी डेली खाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीजों के बारे में, अगर अदरक लगा दिया आपने 9 महीने की फसल, हल्दी लगा दिया 9 से 10 महीने की फसल, जिमीकंद लगा दिया 6 से 7 महीने की फसल, भिंडी लगा दिया 7-8 महीने की। अगर आप फरवरी में भिंडी लगाओ ना तो वो सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो अगर इनसे बचना है तो आप उन सब्जियों को छोड़ दो जो बंदरों के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब जो इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो ये तो आपको रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जो इससे जूझता है किसान ना, उसके लिए ऑप्शन कुछ, हल्दी को प्रोसेस कर करके, अगर आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बैरन लैंड बहुत ज्यादा होता है, बढ़ता जा रहा है बंदरों के कारण, कि जो लोग खेती करना ही छोड़ दिए, खेत है फिर खेती करना क्यों छोड़ दिए, कि उनको लगता है तो अरे कुछ नहीं करना है तो आप उसमें हल्दी लगा के छोड़ दो, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको उखाड़ो और उसके बाद आप उसका प्रोसेसिंग करके जो भी कुछ कर सकते हैं आप। बट दिस इज फैक्ट कि बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए जाला भी नहीं बना ऐसा। आपने देखा होगा ना कई जगह फेंसिंग की, आप जाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे हिमाचल में कई जगह पर गवर्नमेंट की स्कीम थी, लोग फेंसिंग, तो फेंसिंग किसके लिए है? नील गाय के लिए है, सुअर के लिए है, इन चीजों के लिए तो है। जो हमारे यहाँ पशु है सड़कों पे टहल रहे उनके लिए तो है, लेकिन बंदरों के लिए थोड़े है वो, उनके लिए नहीं है। तो आपको अपने खेती में ही बदलाव करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन। सर आज तक कोई सेटिस्फाइड?
कोई स्प्रे भी मतलब नहीं होता है? नहीं सर, उस स्प्रे, जिस स्प्रे को करने के बाद आप ही नहीं खा पाओ, करने का फायदा है। वो आप करने का, मान लो पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर दो मतलब उससे, फेंसिंग, जहाँ से फेंसिंग करनी है वहां पर स्प्रे हो जाए तो बाकी बीच वाला बच जाए। नहीं किस चीज के कौन सी फसल के लिए आप बोल रहे हो? मतलब यही आप फसल बताओ तब मैं बताऊंगा। मक्की, धान, देखिए सर, मक्की मक्की और ये मक्की का दुश्मन जमीन पे सुअर और फ्रूट, मतलब ये बंदर, और तीसरा बच गया तो तोता। तोता को आप कभी नहीं इग्नोर कर सकते। नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान आपका तोता करता है, बंदर से ज्यादा, आप इसको मानो या ना मानो। अब ये चीजें तब होती है ना जब आप मक्की की फसल लगाए हो, उस एरिया में 500 कनाल में 400 कनाल में मक्की लगी हुई है, फिर आपका नुकसान ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप अकेली कोई फसल लगाओगे ना वो नुकसान दिखेगा। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए, बंदर वाली समस्या में ठीक आप बोल रहे हो, ऐसा कोई स्प्रे नहीं है कि जिसको बंदर तो हमसे भी ज्यादा सिलेक्टिव है, वो वही खाता है जो उसको बिल्कुल, जिसको चाव है, जिसके लिए उसको जो पसंद करता है, बाकी को वो नहीं खा सकता है। सर आप, हाँ बैठ के सर, थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई हुए होंगे, थोड़ा बहुत, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ बोलिए सर। शिविर में रिटायर्ड स्कूल वाली हूँ। ओके सर। धन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के। जी तो हम रहते हैं वहाँ ज़्यादा तरकारी और ज़्यादा ओके। उसमें पुराने वक्त में जो बीज यूज करते थे, जो मक्की का हुआ, कुछ भी का, हाँ धान का हुआ, हाँ, उससे बड़ा हमें फसल होता था। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारा वीडियो आ जाएगा, मैं ले लूंगा। अच्छा ले लो आप। ओके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हमें बीज मिलते हैं, हाँ। उससे जो ग्रोथ होती है, जो होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। कम होता है। हाँ देखिए आपकी, क्योंकि प्रश्न तो सबका हमको लेना है, इसलिए हम थोड़ा सा कट बीच में करेंगे। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने से नुकसान भी है और फायदा भी है। आप जिस गाड़ी में चल के आए होंगे वो टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आप टाइम से यहाँ पहुंच गए, है ना। अब हम बैलगाड़ी से अगर चलेंगे तो हमें तो 1 महीना पहुंचने में लगेगा। तो टेक्नोलॉजी तो हर कोई अच्छा अपनाना चाहता है, वही चीज एग्रीकल्चर में भी है। एग्रीकल्चर में जितनी टेक्नोलॉजी आई फार्मर अपनाते गए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो छूटते चले गए, जो आप बोल रहे हैं। अब उसमें बचा क्या? बीज इतना कॉस्टली चीज था। अब आप फिर से घूम करके हम वहीं पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं ना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी जहां भी जाओ वहीं लेक्चर होता है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ये क्या था? ये पहले यही होता था। आप जैसे बुजुर्ग हैं तो आप लोग को आइडिया होगा कि जिस समय हमारे बाप दादा या करते थे खेती, तो उनके लिए बीज बाहर की चीज नहीं थी, बीज घर का ही होता था। और वो सारी टेक्नोलॉजी, उनको किसी ने नहीं बताया कि बीज कैसे रखना है, और बस सब पता होता था उनको रखना। कभी उनका बीज में दीमक नहीं लगता था, जो वो नहीं लगते थे, कीड़े नहीं लगते थे, और बीज सही सलामत। मक्की का बीज कैसे रखते थे वो? मक्की 2 तरह की होती है ना, एक देसी होता है जिसको आप बोलते हैं कि देसी, कि हमारा देसी बीज, और दूसरा में देसी में जो ये होते छल्ली होती है ना, छोटी होती है थोड़ी, है ना। और हाइब्रिड देखोगे इतनी लंबी लंबी होती है, पूरा दाना ऊपर से नीचे तक भरा होता है। तो आदमी देखता है कि मेरी छल्ली तो इतनी छोटी है, लेकिन जब आप दाने का वजन देखोगे ना तो हमारे देसी वाले का वजन ज्यादा होता है। क्वालिटी के मामले में हमारे देसी वाला ज्यादा फायदेमंद है, हमारे खाने के लिए ज्यादा वो मतलब हमारे लिए है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर तेज हवा चल जाए, अगर आप देसी मक्खी लगा रखे हो, उसके तंडे बोलते हैं ना, लंबे होते हैं। अब तेज हवा चले तो वो गिर जाता है। अगर वो ऊपर वाला फूल आने से पहले नहीं थोड़ा बहुत भी टिल्ट हो गया तो उसमें दाने नहीं बनेंगे, पूरे कमजोर होता था। तो उसके बाद उसका फायदा किसे प्राइवेट सेक्टर ने उठाया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी मक्की बनाओ जो मक्की का तंडा बहुत मजबूत हो, जमीन को खूब पकड़ के रखे, और जिसकी हाइट कम हो। अब ये चीजें सबको अच्छी लगी, लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। दाने बहुत लंबे लंबी छल्लियां, 1 नहीं 4 तक लगने लग गई एक ही में। देसी में 1 से 2 मैक्सिमम, बहुत मुश्किल से। यहाँ 4 6 तक लगने लग गया। तो मक्की का उत्पादन, अब एक ही पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर 4 छल्ली लग रही है, वो आपका देसी उसका कहां तुलना करेगा। लेकिन जो क्वालिटी थी, जो खाने का टेस्ट था, वो देसी में था। वो हम छोड़ना नहीं चाहते कि खाने के लिए हम देसी लगाएंगे, बेचने के लिए हम ये लगाएंगे। अब हाइब्रिड उसी के नाम पे आ गया हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में होता क्या है, एक मेल एक फीमेल, दोनों को अलग अलग कर करके जब हम मिलाते हैं, उससे जो बीज बनता है दैट विल बी हाइब्रिड।
अब हाइब्रिड को, अगर हाइब्रिड के पौधे को अगर आप बीज, जैसे सपोज हाइब्रिड लगा दिया आपने गंगा या कोई भी कावेरी, कोई बहुत सारी आजकल वैरायटी है, आप ले करके आप जो बाजार से खरीद के लाते हो आप लगाओगे, और उसका बीज अगर आप रख लोगे और संयोग से अगले रख करके अगले साल लगाओगे तो क्या होगा? छल्ली बनेगी, उसमें दाने नहीं बनेंगे। मोटा होगा पौधा, हो सकता है कि मोटा भी हो जाए, खूब देखने में स्वस्थ भी लगे सब कुछ, बट उसमें वो आपके भुट्टे नहीं लगेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सीड हम बोलते हैं ना कि बीज हमको बार बार, हाइब्रिड जब भी आप लगाओगे तो बार बार आपको खरीदना पड़ेगा। हाइब्रिड का बीज कभी भी आप नहीं रख सकते, इसलिए आज तक हाइब्रिड धान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाइब्रिड धान हम नहीं लगाते हैं, हम धान का बीज तो अपना ही रखते हैं, कनक का बीज भी अपना रख सकते हैं, तोरिया का बीज हम अपना रख सकते हैं, है ना, चने का बीज हम अपना रख सकते हैं, लेकिन जहां हाइब्रिड मटर हो जाएगा तो आप बीज नहीं रख सकते आप। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि आपको हाइब्रिड, जब आप देसी वाली मक्की है उसका बीज, मक्की का बीज हम रखते कैसे थे पहले, कैसे रखते थे मक्की का बीज, कुछ आइडिया है? छल्ली ही रखते थे, छल्ली तोड़ देते थे और उसको छील के देखते थे, ऐसा ही होता था। और उसका भुट्टा नीचे लटकता रहता था, उसका जो छिलका होता था उसको सबको मिला के बांध के छत पे टांग देते थे, यही करते थे। दिस वॉज द ट्रेडिशनल। और उस पे धुआं भी लगता रहता था, घर में जो चूल्हे जलते थे ना उसका धुआं भी लगता था, उसका घर का गर्मी भी लगता था, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को जाती है, वो सूखता भी रहता था और कोई कीड़ा का उसमें नहीं लगता था। इवन कनक का बीज भी लोग इसे ऐसे भी रखते थे, कनक कहीं से ले आए, जैसे बहुत अच्छी वेरायटी निकली है किसी के पास, तो ले आए, उसका सिट्टा काट करके, सिट्टा को बांध करके और टांग देते थे, उसका दाना नहीं निकालते थे, है ना। धान को कैसे रखते थे, कैसे रखते हो आप लोग? धान को क्या करते थे, धान का जो पुआल होता था ना, धान का दाना निकाल लिए, है ना, दाना का मतलब उसमें से निकाल लिए, पुआल में से निकालने के बाद उसको हम क्या करते थे कि उसी धान का जो पुआल होता था उसी का बना हुआ एक टुकड़ा बनाते थे, या मिट्टी का एक होता था, मतलब मिट्टी वाला भी होता था, लेकिन मिट्टी से बीज के लिए जो रखते थे ना वो उसी का बना होता था। उसमें क्या होता था, उसमें चारों तरफ से हवा आती रहती थी, मोटा सा बनाते थे वो, लेकिन वो एयरेशन होता था, और उसके बीच में धान को 10 किलो 5 किलो जो भी है ना रख देते थे, और उसको ऐसे करके, ऐसे वो टेक्निक होता था, वो बना देते थे, हमने देखा है उस बनाते हुए, और बना करके और उसको गोल जैसा बन जाता था, इतना ऐसा सा, और वैसे 4 5 6 7 8 रख देते सब वेरायटी का ये, और उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता था, कोई बीमारी नहीं लगती थी, कोई सुंडी नहीं लगती थी, कोई फतंगा नहीं लगता था, किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता था। दैट वाज एक्चुअली। हम घिया डानी कैसे रखते थे, घिया तोड़ा जो एक पक गया, जब मतलब बिल्कुल ही पीला हो करके बिल्कुल हार्ड हो गया, उसके बाद उसको तोड़ करके उसको टांग देते थे। बैंगन को क्या करते थे, बैंगन तोड़ लिया, चीरा लगा देते थे उसमें, है ना, बैंगन में पक जाने के बाद पीला हो जाता है बैंगन, उसके बाद चीरा लगा दिया, उसको कहीं खुट्टी में टांग दिया और पूरा बीज हो गया। दिस वाज द टेक्निक, ये हम सब भूल चुके। लहसुन को कैसे करते थे, लहसुन को हम बांध देते थे, है ना, अब बांध करके और उसको टांग देते थे। दैट वाज द सीड प्रोडक्शन, सीड को रखना, स्टोरेज, ये एक टेक्निक था। और आज के डेट में लोग इस चीजों को जब आप बताएंगे नहीं, आपकी अगली जनरेशन को जाएगा नहीं, तो कौन याद रखेगा कि कैसे होता था। आपके जनरेशन के बाद वालों को इस चीजों का अनुभव ही नहीं रहेगा कि कैसे करते थे। तो अब घूम करके पुनः देसी की तरफ हम आ रहे हैं, देसी बीज, देसी हल, देसी, ये गाय भैंस बैल जो सड़कों पे टहल रहे हैं, ये हमारे लिए, पहले दूध के लिए गाय कोई नहीं पालता था, जानते हैं आप, आपको याद होगा, गाय बैल की भैंस की चोरी होती थी, चोरी समझते हैं, घर से खोल के चोर ले जाते थे, उसका मेला लगता था। गाय का मेला भले ना लगे लेकिन बैल का लगता था। और जैसे ही ये सीजन बरसात वाला आने होता था, इसके पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले मेला लगता था, और बैल बड़े सजा, जैसे आजकल सजा करके घोड़े वगैरह लाते हैं ना, वैसे बैल सजा कर लाते थे, गले में बंधा हुआ सब कुछ, और हष्ट पुष्ट बैल होता था उसको। तो बैल क्या करता था, किसान के खेत में, किसान के घर में वो गोबर देता था, और गोबर के लिए वो गोबर ही उनके सबसे जरूरी होती थी। और उस बैल को पूरे साल पालते थे वो, चाहे उनके पास 10 कनाल खेत, तो कितनी जोरी बैल वाला है आदमी, इसको किसान माना जाता था। आजकल ट्रैक्टर वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, गोबर है नहीं हमारे पास, खेत में हम कुछ डाल नहीं रहे, खेत में हम 12-32-16 डाल रहे हैं, तो सिचुएशन ही हो गई है। तो इसलिए हम देसी के बारे में, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपने जो मक्की वाली बोली है ना, हमारे लिए अगर प्रोडक्शन ज्यादा लेना है तो आपको जाना पड़ेगा हाइब्रिड की तरफ। प्रोडक्शन आप संतुष्ट हैं कि हमको कम हो लेकिन देसी हो, अपने खाने के लिए। लोग नॉर्मली यही बोलते हैं कि हम देसी इसलिए लगाते हैं कि अपने खाने के लिए हो जाए, अपना गुजारा हो जाए, बाकी हम हाइब्रिड लगाते हैं।
तो ये तो आपको, और हाइब्रिड लगाएंगे तो आपको सब दिन खरीदना पड़ेगा। हाँ जी सर। सर स्नैप सरपंच हूँ मजूरी से। जी जी सर हमारा सेम प्रश्न था और बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई सर, आप सेटिस्फाई हो गए? हाँ 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 हाँ। सर, इसमें मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि जो राजमा है हमारी मिलती है, हम पहले राजमा जो थी वो लगाते थे, वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो फ्रेश बीज चली है उसमें एक ही महीने में वो एक ही फसल देती है बस। फ्रेंच बीन हो जाती है देखिए, राजमा हिमाचल में भी होता है। हिमाचल का किन्नौर एरिया है, काफी अच्छे क्वालिटी का राजमा है। यहाँ बास्ता क्वालिटी का राजमा होता है। यहाँ आप यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर जाएंगे, ब्रोड का राजमा बहुत मशहूर है, पीले रंग का राजमा है उनका। बेल वाले राजमा है, कई तरह के राजमा है उनका, बेल के पेड़ पे चढ़ जाता है इतना, वो भी बहुत क्वालिटी और बहुत कॉस्टली, लोग खरीद खरीद के ले जाते हैं। तो राजमा तो हिमाचल की भी फसल है, आपके यहाँ की भी फसल है। राजमा में हाइब्रिड नहीं आया है, और राजमा को आपको कल्टीवेशन करने के लिए आपको खुद ही ट्रेडिशनल पर, राजमा को मेरे को लगता है अंदर बंदर भी ज्यादा नुकसान नहीं करता है, नहीं तो राजमा की कल्टीवेशन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जहां बंदर की समस्या है। राजमा 3 महीने की क्रॉप है। फ्रेंच बीन और फ्रांस बीन जिसको हम बोलते हैं, वो राजमा और उसमें दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, उसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फ्रेंच बीन में हाइब्रिड आ गई है, बहुत सारी हाइब्रिड, फागनी है, बहुत अच्छी वेरायटी है, वो पोल बीन है, बहुत सारी हाइब्रिड, कंटेंडर, कंचुकी बंडर, ये वो लगाते ही है। लेकिन राजमा जो ट्रेडिशनल हमारा राजमा है, वो राजमा में अभी बहुत ज्यादा हाइब्रिड नहीं आया है, और हाइब्रिड आने की संभावना भी, लोग इस पे ज्यादा वो भी नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल है उससे संतुष्ट है, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। कभी भी इसका 90, 100, 150 रुपए किलो से नीचे का राजमा का रेट नहीं आता है। प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। बीमारी 1-2 लगती है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट, या पॉड में ब्लाइट लगता है, या उसमें एंथ्रेक्नोज लगता है। ये 2-4 समस्या राजमा में है। अदरवाइज राजमा की फसल वन ऑफ द बेस्ट फसल है। राजमा को भी आप बंदर वाले एरिया में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी सर। सर मेरा नाम अलीशान है। जी जी बोलिए सर, हमारे एरिया में सबसे ज्यादा मक्की की फसल होती है। जी जी। उसमें एक समस्या आ रही है, हाँ, जब थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद मौसम ठीक होता है, हाँ। उसकी जड़ में कीड़ा सा लग जाता है। देखिए, आप समझ गया मैं आपकी बात। जैसे हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि आजकल पूरे नॉर्थ इंडिया में चला हुआ है फॉल आर्मी वर्म, सुना होगा आपने। फॉल आर्मी वर्म की समस्या बहुत ज्यादा है। तो फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है ना कि वो उसका जो कीड़ा होता है, वो आपको समझना है कि वो जमीन में ही रहता है, वो जमीन में ही सर्वाइव करता है। आप मिट्टी में कितने भी ट्रैक्टर पलटी वल्टी लगा दो, बहुत गहरी जुताई करने के, ताकि ऊपर की मिट्टी पलट करके बिल्कुल नीचे के आ जाए। अगर वैसा वाला तवे वाला हल चलाते हो तब तो ये थोड़ा बहुत सॉल्व होता है। लेकिन ये कहीं आपका खेत और रमेश का खेत, सुरेश के खेत को नहीं जानता। वो कहीं से भी आ सकता है, अगर आपके आसपास में अगर किसी ने ऐसा लगाया है। ये चीजों का इलाज एक ही है। अगर आप मक्का लगाते हो और मक्का में इस तरह की समस्या आपको लगातार आ रही है, पिछले 8-10 सालों से तो ज्यादा आ रही है, तो पहला तो काम ये करो आप कि जब भी आप मक्की लेते हो तो मक्की के साथ आपने नीम का तेल खरीदना है। सबसे बढ़िया इलाज जो मैं बता रहा हूं, सारा इलाज। इसके अलावा केमिकल स्प्रे भी है, लेकिन नीम का तेल का कम से कम 5 स्प्रे आपको कनक मक्की पे करना है। सस्ता दवाई है नीम का तेल। मार्केट में 1 लीटर, 1.5 लीटर का, 2 लीटर का पैकिंग आता है, आप उसको ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 5 ml दवाई डाल करके आपने, जब उसका जैसे ही वो निकलता है और 2 पत्ते बनते हैं, उसी समय आपने पहला स्प्रे करना है। उसके बाद जैसे ही घुटने तक का करीब इतने तक का आ जाता है 1 फीट का, तो आपने दूसरा स्प्रे करना है। कमर तक आते आते 3 या 4 स्प्रे आपने कर देनी है। और लास्ट स्प्रे जब उसके वो सिट्टे वो बनने लगते हैं, भुट्टे बनने लगते हैं, उस समय 1 स्प्रे करना है। अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो फायदा क्या होगा कि जो मक्की है उसका पूरा जो सिस्टम है वो कड़वा हो जाएगा नीम के स्प्रे से। नीम वैसे कड़वाहट लाता है ना, और जो कड़वी चीज है वो कीड़ा नहीं खाता है। तो हमने उस सिस्टम को, अगर 1 स्प्रे करने की कोशिश की आपने नीम का तेल का, तो कोई फायदा नहीं होगा। तब आपको केमिकल की तरफ जाना पड़ेगा। तब आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करना पड़ेगा, कोराजेन का स्प्रे करना पड़ेगा। इन दवाइयों का जो कॉस्टली भी है और बहुत ज्यादा घातक भी है, ये कीड़ा को मारता है। लेकिन ये स्प्रे इतना कॉस्टली है कि किसान को उसका रिटर्न उस बराबर में नहीं मिलता है। इसलिए हम किसान को कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कम मेहनत में आपको ज्यादा फायदा हो, तो आप इस पे जाओ। तीसरा, अगर आपने मक्की लगाई हुई है और आपके कमर तक पहुंच गए मक्की, कोई नुकसान नहीं है, या उससे थोड़ा बड़ा भी हो गया है लेकिन आपको नुकसान नहीं, अभी नहीं लग रहा कि इसमें कीड़ा लगा है, तो अगर आस पड़ोस में कहीं भी कीड़ा आने की संभावना है, तो आप क्या कर सकते हो, धूल जो होता है ना, मिट्टी जो होती है, मिट्टी का डस्ट, वो करीब करीब जैसे 1 कनाल एरिया है तो 15-20 किलो मिट्टी का डस्ट आप इकट्ठा करके घर में रख लो, और उसको ना छट्टा लगाना आपने मिट्टी का, सिर्फ मिट्टी का, जैसे यूरिया का छट्टा लगाते हैं ना, वैसे लगाना है। जब तक
आपके हाइट से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, आप उसको लगाएंगे ना तो उसके अंदर उसके बीच वाले पोर्शन को वो खाता है, और बीच वाले पोर्शन में अगर मिट्टी हल्की फल्की चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहां पे वो कीड़ा वहां रहता है और उसको जब दांतों में लगता है तो वो कीड़ा आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि अगर मान लिया आपने छट्टा लगाया और 2 दिन के बाद बारिश हो गई तो आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा, लेकिन ये तभी तक करना है जब तक कि वो छलियां बन ना जाए, उसके बाद से उसका नुकसान खत्म हो जाता है। तो लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि मैं तो कहता हूं कि नीम प्लस डस्ट अगर दोनों का आपने मिला दिया तो इससे आप बिना केमिकल स्प्रे का भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया इलाज जो मैंने आपको बताया। इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ml यानी कि करीब करीब 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें आपने 7 से 8 ml दवाई डाल के आप इसका स्प्रे कर सकते हो। उसी तरह से कोराजेन का स्प्रे कर सकते हो आप। बट ये चीजें मैं केमिकल की तरफ ज्यादा नहीं जाता हूं, जो आप खाने वाली चीजें हैं उस पर इतना हार्ड केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि अगर आपने 500 रुपया लगाया और 500 रुपया ही आपको सीजन में आया तो आपको तो बराबर है, कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो इसको बचाना तो आप खाली मिट्टी का भी स्प्रे छट्टा मारते रहो ना हर 15 दिन के बाद, तो भी आप इसको बचा ले सकते हो। तो सर जब लकड़ी जलाते हैं चूल्हे का राख छट्टा नहीं लग सकता उसका, उसको आप छिड़केंगे ना, उसको आप छिड़केंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये उसमें प्रॉब्लम ही है। अगर आप उसको रखते हैं तो उसको क्या करना है, अगर आप चूल्हे का राख यूज करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, तो आपने उसको क्या करना है कि चूल्हे का राख हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो घिया, डालनी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, भिंडी वगैरह पे आप अगर शुरुआत में डाल दो ना तो वो फायदा करता है कि वो कीड़ा नहीं आने देता है। लेकिन उसको हम करते कैसे, जालीदार जो दुपट्टा होता है ना लेडीज का, नेट वाला दुपट्टा देखा होगा पीछे कुछ 2-4 साल पहले काफी चलता था नेट वाला दुपट्टा, उसमें छेद होते थे। उस दुपट्टे में आपने राख को रखना है और उसको आपने सेक करना है बस पौधे के पास जाकर के, बट इट विल, हाँ वो सबसे बेस्ट है। जैसे आप लहसुन पे भी करते हैं, हम प्याज पे भी करवाते हैं इसका स्प्रे, इसका छिड़काव तो हम तब करवाते हैं, लेकिन कई लोगों को करना नहीं आता, हाथ में ले लिया और छट्टा मार दिया, उससे जहां हमारा टारगेट है उस पर टारगेट पे नहीं पहुंचता है। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको थोड़ा दुपट्टे में बांध करके आप उसको थोड़ा सेक करेंगे ना तो वो कामयाब है। ठीक है सर, ये 2-3 पत्ता मेज का निकलना उसी वक्त से स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं ना कि आप जिस दिन आप मक्का खरीदो उसी दिन नीम का तेल खरीद लो आप। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शायद आप लोग यहाँ पता नहीं आता है कि नहीं आता है, यहाँ तो आता है नीम का तेल आता है 1 लीटर 5000 ppm का आता है, 10,000 ppm का आता है, आप उसको कर सकते हो इस पे। सर जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ और आपके, हाँ सुनिए, टोपोग्राफी सेम है, हाँ कुछ चीजें मतलब जो हमने यहाँ पे देखी है सर वहाँ पे मतलब इससे पहले या तो हमारे नाले के बाहर है मतलब, हाँ। जैसे किस चीज की, जैसे यहाँ के मतलब चाय, हाँ देखिए चाय की प्लांटेशन क्या है, चाय के लिए क्या चाहिए होता है, चाय के लिए अगर चाय की खेती आप करना चाहते हो, चाय की खेती थोड़ी सी वो है, जो हमारे अनयूज्ड लैंड होता था ना, मिट्टी बहुत जरूरी है जी। जो हमारी बिल्कुल चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, प्योर चिकनी मिट्टी, उसमें चाय की खेती अच्छी होती है। दूसरा, चाय की खेती कभी भी ओपन में नहीं होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा छाया रहना चाहिए, वो जिसको हम 50% सेडनेट में भी लोग करते हैं, लेकिन चाय का बगान कभी भी छोटा नहीं होता, चाय का बगान बहुत लंबा चौड़ा होता है। साथ में इसका लेवेंडर का जो है, लेवेंडर का भी कर सकते हैं, बिल्कुल लेवेंडर क्या मतलब उसका जो लेवेंडर यहाँ पे हमारे यहाँ है, शायद आपको ले भी जाए टहलने के लिए, IHBT इसमें है, यहाँ पे हमारे करीब यहाँ से 100, 200, 400 मीटर की दूरी पे है, वो शायद आपको ले भी जाएंगे, जहाँ पर टूलिप वगैरह की भी कल्टीवेशन वगैरह दिखाते हैं कई बार। अब तो खैर चलो सीजन खत्म हो गया, लेवेंडर की कल्टीवेशन, रोज की कल्टीवेशन, ये सब है हमारे परफ्यूम के लिए ज्यादातर यूज होते हैं और बहुत कॉस्टली है। बट इसका कल्टीवेशन अगर लार्ज स्केल पे नहीं करेंगे तो आप इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़े एरिया में लगा के आप नहीं कर सकते। अगर काफी लोग लगा रहे हैं फिर उसकी एक जगह प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका तेल निकालना है, वो ये इंडस्ट्री टाइप का हो जाता है। अगर आप उसको निकालते हैं तब तो ठीक। लेवेंडर तो भी और चाय दोनों के एक जगह पर कल्टीवेशन हो सकती है। और आजकल क्या है ना, चाय देखो प्रोसेसिंग सबके चाहिए। एक समय था चाय की पत्ती में क्या आपको मिलता है, अदरक का टुकड़ा मिलता है ना, तुलसी का पत्ता मिलता है, देखे है ना आप लोग। उसके बाद क्या होता है, उसमें इलायची का छिलका मिलता है, इलायची नहीं मिलता है, इलायची का छिलका होता है ना। और ऐसे ऐसी चीजें डाल करके चाय को हम बना देते हैं, ग्रीन टी और ये टी और मेडिसिनल टी और अरोमेटिक टी, ये टी वो टी, उसमें लेवेंडर भी मिलाते हैं, रोज का पत्ते भी मिलाते हैं। तो चाय आजकल
हाँ ये वही है सर, वही है सर। ये वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही है, ये वही है, ये जो मक्की का दिखा रहे हैं ये बिल्कुल वही है। और करके देखना आपने, आप सोचोगे कि मेरे को सही इलाज मिला है इस चीज से। तो लेवेंडर की कल्टीवेशन भी आप कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे जो आपके यहाँ होती है, हो सकता है। अब जैसे हिमाचल को लोग ये सोचते हैं कि हाँ एप्पल की खेती होती है, लेकिन वो एप्पल का एरिया किन्नौर का है, आपका शिमला का है, आपका कुल्लू मनाली का एरिया है, वहां जाएंगे एप्पल मिलेगा आपको। वहां पे आप कुल्लू लाहौल स्पीति वगैरह जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक्सोटिक वेजिटेबल बहुत मिलेगा, आप जिसका नाम भी नहीं सुने हो। एक्सोटिक 500-500 रुपए किलो वाली वेजिटेबल, स्पाइसेस ऐसे ऐसे मिलेंगे जो फ्रेश बेचते हैं किसान वहां पर, वहां से सीधा उनका दिल्ली 5 स्टार होटलों में जाता है। तो आपके रिचेज जो आपकी हाइट है उसके अनुसार आपको सिलेक्शन तो करना पड़ेगा। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, आप कहां से शुरू होंगे और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही चलते रहे होंगे, है ना। तीनों तरह का क्लाइमेट आपको कांगड़ा में मिल जाएगा, गर्मी भी, सर्दी भी और बर्फ भी। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना रोड साइड में, उधर बर्फ भी हल्का फल्का गिर जाता है। तो एक ही टाइम पे तो आप पूरे कांगड़ा के लिए आप सीधे नहीं बोल सकते कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो ये। अब यहाँ आलू की कल्टीवेशन करते हैं, वो क्या बोलते हैं अप्रैल मई में, मई जून में जब बरसात होता है तब उखड़ता है। यहाँ बंद गोभी का रेट क्या सोचते हैं आप, क्या रेट मिलता होगा किसान को? अगर कोई उगाए तो क्या रेट मिलेगा? 10 रुपए 15 रुपए किलो। वो 70 रुपए किलो 60 रुपए किलो बेचते हैं। वो उनका ऑफ सीजन निकलता है, जिस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं गोभी नहीं, बंद गोभी नहीं होता तब। और जितने दूर आप 25 किलोमीटर चले जाएंगे बंद गोभी ही बंद गोभी मिलेगी। ये छोटा सा एरिया है, यहाँ से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। किस्मत है उनकी। और वो एक ही सब्जी लगाते हैं, बस बंद गोभी, बाकी कुछ नहीं। और जहां बरोट वाला है वहां का आलू बड़ा मशहूर है, इतना इतना बड़ा साइज का आलू होता है। लेकिन वो उस समय आलू होता है जब पूरे नॉर्थ इंडिया में सब आलू स्टोरेज में रखा जाता है, उसके बाद कहीं नहीं हो सकता, सिर्फ वहीं होता है। और वो फ्रेश आलू जिसको हम कई बार देखा होगा, मिट्टी लगा हुआ आलू बेचते हैं, कौन क्या बोलते हैं उसको, शुगर फ्री, वो वही का आलू होता है। देखा होगा बाजार में बिकते हुए आपने, मिट्टी की तरह उसमें लगा हुआ, बिल्कुल साफ नहीं किया हुआ, और उसको बोलते हैं कि शुगर फ्री। शुगर फ्री क्या, आलू में शुगर होता नहीं है। शुगर हो गया इसका मतलब वो खाने लायक नहीं रहा। मीठा आलू कभी टेस्ट लगता है आपको? कभी नहीं लगता है। तो वो शुगर फ्री आलू उसको बोलते हैं, और उसका मुंह मांगी कीमत लेते हैं वो। घर में आप बनाओ, सब कुछ बचाओ, चाहे समोसे वाला भी होगा वो भी वही आलू लेगा। हाँ जी सर, आपके सब्जी के बारे में बैठिए, क्या पूछना था? कुछ सब्जी के बारे में क्या पूछना? कौन सी सब्जी? हम किचन गार्डन लास्ट में लेंगे, उसमें सबका कवर हो जाएगा। आप जी सर। सर बात ऐसी है, कहते हैं हम अनपढ़ लोग भी हैं, हाँ, हमें बोलते हैं हाइब्रिड बीज है ये, हाँ बिल्कुल शेर मार्का, बिल्कुल। हम आके लगाते हैं उसको, एक छली वो भी इतनी होगी, दूसरी हमने देखी नहीं है कभी हाइब्रिड में। देखिए, हमें तो हाइब्रिड बताते हैं, पता नहीं होता क्या। देखिए आपने सुना होगा हाई सेल, डबल सेल, ऐसे कर करके पैकेट में आता है। एक कनाल में कितना बीज डालते हैं? एक कनाल में मक्की का बहुत 1 किलो हो गया, 800 ग्राम बीज डलता है। अगर लाइनों में लगाएंगे तो 800 ग्राम बीज इनफ। अब 800 ग्राम बीज आप जो बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसी वेराइटी आती है, बहुत सारे ऐसे हैं किस्में, बताते की बात नहीं बोल रहा हूं, जो आपके यहाँ अवेलेबल होगा। प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बेच सकती है। आप खरीदने वाले बनो, ना खरीदने वालों, आपको कोई नहीं मना कर सकता है। ये एक चीज है जो गवर्नमेंट का यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर जो अगर सर्वाइव कर रहा है वो ये गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं बोल सकता कि ये चीज आप मत खरीदो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपके ऊपर, अगर आपको एक्सपीरियंस लगता है कि एक चीज अच्छी है, हाइब्रिड टमाटर है, 2-4 वेरायटी यही रिलीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन कितनी हाइब्रिड की वेरायटी आपको टमाटर की मिल जाएगी? लोग उसको लगा रहे हैं, गवर्नमेंट वाली लगा ही नहीं रहे। तो वो चीजें हैं। हाइब्रिड जो मिलती है वो आपको 1-2 बार तो चेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी किस्में हैं जो आपको 2 छल्ली, क्या बोल रहे हैं, 4-4 छल्ली तो भी मैंने देखा है कि 4-4 छल्ली भी लगती है, और हाइट उसकी इतनी होती है। बस गोबर भी हम डालते हैं। नहीं, मक्की में ज्यादा गोबर नहीं डालना आपने। मक्की की फसल को ज्यादा गोबर की आवश्यकता नहीं है। 2-3 साल का सड़ा हुआ गोबर वो तो डालते हैं हम। उससे देखिए, अगर आप चाहोगे ना कि हमने गोबर डाल करके और हमने 4 छल्ली बनानी है, वो कभी नहीं बनेगा। जो उसका गुण है ना, वो बीज में ही चेंजिंग लानी पड़ेगी आपको।
आप सोच लेंगे कि मैंने अगर खाद और देखभाल करके या गुड़ाई अच्छा से खूब अच्छे से खेत तैयार करके लगाएंगे तो हमें 4-4 छलियां लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमाग में आपने बैठा लेना। ये जब तक उसमें वो गुण नहीं है तब तक वो गुण उसमें नहीं आएगा। इसलिए आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत ज्यादा हाइब्रिड है। हमारे यहाँ का 1-2 वैरायटी है, हाइब्रिड है, जिसको आप लगाएंगे तो 2 छल्लियां तो मिनिमम मिलेगा, तीसरी छल्ली भी आपको मिल सकती है। हमारे यहाँ की पालमपुर यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि एटिक में बीज मिल भी रहा हो, थोड़ा बहुत ले भी जा सकते हैं आप। बट वही है कि बीज जब भी आप लोगे हाइब्रिड का तो हर साल खरीदना पड़ेगा, एक साल में आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारी किस्में हैं सब, कंचन की बहुत सारी हाइब्रिड है। 3 छल्ली वाला तो मिल ही जाएगा आपको। और दूसरा तो हमारी तरफ। और एक चीज और बता देता हूँ, मक्की लगाने लगाने का कोई टाइम नहीं होता। एक मक्की एक ऐसी फसल है जिसको आप जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी लगा सकते हैं, ये याद रखना आपने। आप कभी भी लेट नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, 15 दिन तक आपका खेत में बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, कोई चक्कर नहीं है। जब खेत खाली हो, जब खेत आपका जब चलने लायक हो जाए या लगाने लायक हो जाए, आप लगाओ, मक्की तैयार हो जाएगी। तो इसलिए मक्की ही एक ऐसी क्रॉप है जिसको फोटो इंसेंसिटिव प्लांट बोलते हैं, जिसको कभी भी बिजाई कर दो वो हो जाएगा। इसलिए पहाड़ों में पूरे साल छल्लियां मिलती रहती है। दिस इज द रीजन। इसलिए मक्की के बारे में ऐसा है कि आप जब चाहो आप एक काम और कर सकते हैं। जो मक्की में कीड़ा आता है ना, ये मोस्टली जून जुलाई में आता है, याद रखना। अगर थोड़ा सा पहले इस क्रॉप को आप लगा सकते हो तब भी आप इसको धोखा दे सकते हो इस कीड़े को। ये भी एक प्रैक्टिस है। इसलिए पंजाब के लोग मक्की फरवरी में लगा रहे हैं। सर ऐसे है ना, हमें तो यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, हमारे फरवरी तक। हाँ, बर्फ रहता है, मैं वही बोला। तो आप 2 कर सकते हो ना। आप नहीं सुन लीजिए, आप या तो पहले लगाओ और या फिर उस मतलब मई जून जुलाई के थोड़ा सा बाद लगाओ। जुलाई के बाद लगाएंगे तो ऊंचाई कुछ नहीं है। होगा सर, आप कभी ट्राई करना, मेरा फोन नंबर ले जाना, आप करके देखना। मक्की किसी भी समय आप लगा करके तैयार कर सकते हो, ठंडा। आप कहाँ बर्फ कब गिरता है? अभी शुरू हो जाएगा नवंबर तक ना। तो आप जुलाई अगस्त सितंबर 60-70-80 दिन की तो क्रॉप होती है। 3 महीना आप जोड़ के चलो उसके पीछे, तब तक आप लगा सकते हो। हमारी जमीनों की तस्वीर बहुत अलग है। हाँ, हो सकता है। इसलिए नहीं, आपकी जमीन की तासीर नहीं, यहाँ भी वही हाल है। यहाँ की मिट्टी भी इतनी चिकनी है, अगर बारिश हो जाती है इतनी कीचड़ हो जाता है, और अगर सूख जाए तो इतना हार्ड हो जाता है कि लोहे की तरह हो जाता है। लोहे की तरह हो जाता है। हाँ, वही हमारे यहाँ लोहे की तरह, हमारे यहाँ भी कहना है, फावड़ा नहीं चला सकते आप, पत्थर वाली हो जाती है। अच्छा, आपको यहाँ थोड़ा पत्थर वाली भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पत्थर नहीं है, हाँ, मिट्टी ऐसी चिकनी है, चिकनी वाली है, क्योंकि आपके दरारें पड़ती है ना जब कपड़े सूखता के है, साथ भी लग जाएगी ना, ड्राई करने के बाद भी नीट आ जाएगी। ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठंडी बिल्कुल जकड़ लेती है, जकड़ लेता होगा। ये बता रहे हैं नशहरे की बात। अच्छा अच्छा, काली मिट्टी है। यहाँ भी छोटे पत्थर हैं उसमें, लेकिन अगर पथरीली मिट्टी है, थोड़ी कंकरीली मिट्टी है, तो वो तो अच्छी मानी जाती है। तो कंक्रीट है सर, लेकिन जब जगह पड़ता है ना, जब बर्फ उग जाती है, पूरा पड़ जाता है, 1-2 महीने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। पूरा मतलब वो बना देता है। वो तो कनक कैसे, आप कनक कैसे लगाते हो आप लोग? वही आदमी लगाता है, 2 में से 1 साल क्योंकि बर्फ गिरेगा तो कनक तो बर्बाद हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। हल्का फुल्का। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सर। जैसे थोड़ी नीचे दो। हाँ, प्रश्न 2 है, बोलिए सर। नंबर 1 ये है कि जब हम सुन लीजिए, थोड़ा सा कर लेंगे आपके पास भी बात। अमूमन सभी एक ही बात पर बात करेंगे तो बात भी बनेगी, थोड़ी शिफ्टिंग नहीं है। सबसे पहले ये है कि जब हमको मक्की बीजते हैं या कभी बीजते हैं तो उसमें एक घुन सा होता है, काला सा कीड़ा, वो आ जाता है। अभी बिल्कुल सर, जो लगता है जो फूल मक्की के सीड में ना, जब छल्ली निकाल के दाना रखते हैं। अच्छा, छल्ली के अंदर जो जगह पे एक मतलब होता है, छल्ली तैयार अभी हमने काटी नहीं तो उसमें घुन सा आ जाता है, वो आ जाता है। वो छोटे छोटे होते चाहे हैं, वो काले काले। काला फसल हो और चाहे वो गन्ना की फसल हो। दूसरा क्वेश्चन, हम तो कौन बोलते हैं उसको, कौन। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि हम जो ये गोबर है
इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं साइड पर किसी जगह पे, तो वहाँ से फिर उठा करके वो हम जमीन में फेंकते हैं। इस बेहतर जो बात होती है वो है वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो हमें ये बताएं कि गोबर क्या उस तरह जो है वो उसको इस्तेमाल करना ठीक है या वर्मी कंपोस्ट के जरिए? देखिए, वर्मी कंपोस्ट, आज इसको वर्मी वर्मी बोलते हैं, बहुत सालों, हजारों साल, लाखों साल से केचुआ हमारे जमीन में था। हमने अब उसको पालना खाली शुरू किया है। हम उनको खाना देने लगे हैं। जब हमको गोबर देते हैं तो वो खाना खाता है और उसके बाद वो कहीं नहीं जाता है। वर्मी कंपोस्ट और कच्चा गोबर और हमारा देसी टेक्निक जो गोबर का हम इकट्ठा करके गड्ढे में डालते हैं। पहले तो हम गड्ढा करके भी डालते थे, अब तो गड्ढा भी नहीं करते, अब तो ढेर ही लगा देते हैं। गोबर अगर आप कहीं गिरा हुआ छोड़ दो खेत में ही अपने घर के पास, उसको मत उठाना, आपने सूखने देना, तो आप उसके नीचे देखोगे दीमक लग जाएगा। देखा है कभी? बहुत ज्यादा संख्या में। यानी कि इंस्टेंट फूड है किसके लिए? दीमक के लिए। और मिट्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दीमक। तो कच्चा गोबर, अगर हाफ पका हुआ भी गोबर आप डालते हैं तो वो भी दीमक की समस्या का एक तरह से हमने वो कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो कच्चा गोबर तो खेत में कभी नहीं डालना आपने। अगर आप आधा पका हुआ भी गोबर डालते हैं, जो बोलते हैं कि हल्का काला पड़ गया है और हम उसके बाद जल्दी जल्दी में खेत, तो उस कंडीशन में भी हमारे को दीमक की समस्या रह जाती है। और हम एक चीज से निपटे कि दूसरे चीज से। दूसरी बात, जो हम ढेर लगाते हैं, जब हम गोबर डालते हैं, अगर हम केचुआ खाद बनाते हैं, केचुआ खाद क्या है? केचुआ खाद पूरी तरह से गला हुआ खाद नहीं माना जाता है, आप जानते हो। केचुआ खाद गला हुआ खाद नहीं है। केचुआ खाद जो जिस गोबर को केचुए ने खाया और 2.5 महीने के बाद वो खाद को हम खेत में यूज करेंगे तो पूरी तरह से पका नहीं है। लेकिन इतना चीज है कि जो उसने एक्सक्रीटा निकाला, जो भी गोबर खाया और उसके बाद एक्सक्रीटा निकाला, वो वही हम यूज करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो न्यूट्रिएंट है वो उसके अंदर बचा हुआ है अभी भी। न्यूट्रिएंट क्या? NPK, सोडियम, जो भी आपका 13-14 तरह के जो न्यूट्रिएंट है वो सब उसमें प्रेजेंट है। लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट को भी पूरी तरह से गला हुआ खाद नहीं खाते। इसलिए कहते हैं कि केचुआ का खाद कभी भी छट्टा वो नहीं लगाना चाहिए खेत में मिलान। उससे बेटर है कि जड़ के पास डालो। जड़ के पास अगर मान लें आप सब्जी लगा रहे हो तो सब्जी के पौधे के जड़ के पास अगर डालेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, बशर्ते कि आप खेत में छट्टा लगाओगे। तो केचुआ खाद को कभी भी गोबर की तरह यूज मत करो। आपके ढेर टोकरी ले गए और खेत में फेंक दिया, फिर ट्रैक्टर चला के उसको मिला दिया। कभी भी केचुआ खाद को ऐसे मत मिलाओ आप। केचुआ खाद को अगर आप किसी भी खेत में, मक्की के खेत में भी, तो आप लाइनों में जैसे यूरिया डालते हैं वैसे करके आप डाला करो। और सब्जियों के पास तो जड़ के पास ही डाला कीजिए। केचुआ का खाद बहुत फायदेमंद है। उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा 1% से लेकर के 5%, 4% तक नाइट्रोजन होता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने गोबर में डाला है। तो केचुआ खाद तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है। केचुआ खाद को आप सबसे सुपर, अगर गोबर की खाद जो बनती है वो केचुआ खाद ही बनाता है। एक बार तो वो सड़ा और दूसरी बार उसको केचुए ने खा करके जो निकालता है, तो एक बार गाय ने निकाला, एक जानवर ने निकाला, दूसरी बार उसने निकाला, तो वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिकम्पोज हो चुका होता है कि वो हमारे पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिएंट देता है। और हम जो भी केचुआ खाद यूज करते हैं वो बैलेंस फर्टिलाइजर के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि जब मक्की में जो सुंडी लग जाती है, वो लग जाती है दाने में या उसकी छल्ली में, जब आप छींटते हैं तो उसमें से निकलता है कीड़ा, यही ना? या वो काले काले और कनक में भी हो जाता है शायद। कनक में गोल बनता है वो, जो सिट्टे के साथ बना होता है। जब आप उसको थ्रेसर में भी डालते हैं तो वो काला काला नजर आता है थ्रेसर में भी। जब जो देसी बीज हमारा जो है उसमें नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ये जो ये हाइब्रिड, मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड नहीं है कनक। कोई भी कनक हाइब्रिड नहीं है। अभी हम मक्की, लेकिन मक्की हाइब्रिड है। मक्की जो आप लगाते हैं अगर बाजार से खरीद के ला रहे हैं वो हाइब्रिड है, लेकिन जो कनक लगा रहे हैं वो हाइब्रिड नहीं है। तो कनक का जो बीज है, आपको देखिए कुछ ये जो डिजीज है ना, जो बीमारी है ना, ये बीज के द्वारा ही फैलता है। अब आप सोचते हैं कि उसमें से हम एक एक दाने को छांट करके हम बीज के लिए रख लेंगे, तब भी उसका बीज का, जब तक आप सीड को ट्रीट नहीं करेंगे, बीज का उपचार नहीं करेंगे, सबसे बढ़िया उपाय है कि बीज को, मक्की और कनक दोनों के बीज को आप उपचारित करके लगाओ। भले वो लाल रंग का मक्की का बीज हो या पीले रंग का हो या हरे रंग का हो या आपका कनक का बीज गुलाबी रंग का हो। दिखा ना बाजार में मिलता है जो बीज लेके आते हैं, वो ट्रीटेड का निशानी है कि उपचारित है। लेकिन फिर भी आप बेबिस्टीन
या थीरम या कैप्टान या जीरम, किसी से भी आप उसको उपचारित करने के बाद ही आप लगाएंगे तो ये बीमारी सीड के द्वारा ही आपके पौधे खेत में आता है। यही एक उपाय है। बीज को पहले कुछ दिनों तक सरकार ने किया था, पता नहीं आप लोग के यहाँ किया कि नहीं, कि कनक का बीज के साथ बेबिस्टीन की एक थैली देती थी, मक्की के साथ 5 किलो की जो थैली आती थी गवर्नमेंट उसके साथ एक बेबिस्टीन की या कैप्टान या थीरम की थैली देती थी। तो सीड को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते थे, वो थैली यहां रख दी और बीज जाके बीज दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बीज को उपचारित आप खुद करो, कभी भी ये बीमारी आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। पूरा परमानेंट इलाज है ये, अगर आप बीज को उपचारित करके बेचे बिजाई की तो। मिसाल के तौर पर थैली आएगी, उसमें वो जो आपने बताया वो दवाई होगी उसमें। हाँ, उसको करना कैसे है, एक बोरी लीजिए आप, अगर कनक आप लगा रहे हो एक बोरी लीजिए, उसमें मान ले 5 किलो या 10 किलो कनक डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पानी का छट्टा लगा दीजिए, ठीक है ना, और लगा करके और उसके बाद वो पाउडर टाइप का आता है, पाउडर का उसमें आपने डाल देना है। कितना डालना है कोई चक्कर नहीं है, जो बच जाएगा वो बोरी में बैठ जाएगा। और उसके बाद बोरी को थोड़ा हिलाना है, जब आप हिलाएंगे ना तो चिपक जाएगा। और ये तभी करना है जब खेत में आप बिजाई करने जा रहे हो, उसी समय, चाहे वो आप सीड ड्रिल से कर रहे हो, चाहे जैसे भी, चाहे छट्टा लगा रहे हो आप, जैसे लाइन सोइंग कर रहे हो, वो उसी समय आपने करना है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप सीड ट्रीटमेंट करनी है। मक्की के साथ भी आपने करना है। मक्की के ऊपर चूंकि 802 कनाल में लगा रहे हैं तो 1.5 किलो बीज होगा, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी का छट्टा, ताकि वो हल्का सा गीला उसका स्किन हो जाए, उसके ऊपर बीज दवाई डाल दिया और उसको अच्छी तरह से 8-10 बार उसे करेंगे ना तो बीज पे वो चिपक जाता है और उसके बाद आप उसको बिजाई कर सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट इसका सबसे मेन इलाज है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे, और सीड ट्रीटमेंट केमिकल के अलावा गोबर के गोमूत्र वगैरह से लोग करते हैं, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं है। आप इससे करिए, बेबिस्टीन से कीजिए, 100% इलाज संभव है इसका। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जी जिनके प्रश्न हो गए वो आगे पास करते जाना, जिनके मेरा हो गया वो कीड़े वाला। हाँ जी सर, आपका बिल्कुल, आप पीछे, आप दोनों हो गया आपका सर। सर हमारी जमीन ना, पेड़ जो है ना, जो हम चाहे वो सब्जी लगाते हैं, चाहे हम मक्की लगाते हैं, कुछ भी, हाँ, हमारी जमीन में जब पानी होता है तो अच्छी रहती है। हाँ। बाद में चिकनी सी मिट्टी है वो बिल्कुल चिपक जाती है और वो जैसे दरारें आ जाती है, चिकनी मिट्टी का है। उसमें जो है ना फसल जो है वो कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाती। नहीं, जब बिल वगैरह लगाते हैं जैसे कद्दू, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें भी ऐसे मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए ठीक बोल रहे हैं आप। उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है, देखिए सब्जी लगाने में आप कुछ भी कर सकते हो। आप सब्जी में जब हम घिया भी लगाते हैं तो 2 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, घिया, डालनी या करेला लगाते हैं या खीरा लगाते हैं 2-3 मीटर। जहां जिनके यहाँ की मिट्टी ऐसी है, हमारे यहाँ की भी मिट्टी ऐसी है, हम क्या करते हैं वहां पर कम से कम 1 फीट गहरा 2-4 फावड़े मार करके गड्ढा बना लेते हैं, 3-4 दिन तक उसको छोड़ देते हैं और उसमें हमने केचुआ खाद या गोबर की खाद डाल करके छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए, 2-4-10 दिन के लिए। तब तक आपका पौधा अगर तैयार हो जाए, अगर आप लिफाफे में कर रहे हो तब, या जैसे भी कर रहे हो, आप उसको तैयार कर लो। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बीच में आपने बिजाई कर देनी है। वो मतलब आपका इंस्टेंट इलाज है कि आप इससे उस पौधे की जड़ को भी फायदा होगा, जो आपने गोबर डालना है वो भी आपने डाल दिया, और वो पौधे को बीमारी से भी बचाएगा, न्यूट्रिएंट भी पूरा मिलेगा, और वो सख्त होने वाली समस्या आपका, ये 100% इलाज है सर। हम फूल यहाँ के लोग तो करते ही ऐसे हैं, 2-2 मीटर पे हम गड्ढे बनाते जाते हैं, 2-2 फावड़ा मार के खेत तैयार कर दिया और उसमें हमने गोबर डाल दिया, टोकरी मतलब 2-2 4-4 किलो गोबर डाल करके छोड़ दिया, और उसमें बीच में हम डंडा लगा देते हैं ताकि निशान पता लग जाए। और उसके बाद जिस दिन लगाना होगा उसको हटाया, या हमको डायरेक्टली सोइंग करनी है तो उसी में डालते हैं। इवन भिंडी में भी करते हैं हम, यहाँ पर भिंडी में भी करते हैं, लाइनें बना देते हैं, उसमें गोबर डाल के छोड़ देते हैं, और डाल करके छोड़ दिया। उसके बाद उसमें थोड़े दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद उसमें बीज डाल दिया और फिर उसी गोबर से ढक देते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। मक्की में नहीं कर सकते हैं, मक्की में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मक्की को हम बरसात में होता है तो ज्यादा मिट्टी का सूखने का ज्यादा संभावना कम ही रहता है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि गोबर की खाद जितना आप यूज कर सकते हैं। सख्तपन का इलाज कोई नहीं है। मिट्टी चिकनी को आप चाहोगे दोमट मिट्टी बना लें, आप रेतीली मिट्टी बना लें, तो कहीं से मिट्टी ला करके ही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि जैसी कंडीशन हमारे खेत की है उसके अनुसार आप उसका इलाज करो, वैसे ही आप बिजाई करो। बैंगन भी लगाते हो ना, तो 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा बनाइए और एक की जगह 2 बैंगन के या 4 कॉर्नर पे 4 बैंगन लगा दो, बीच में आपने 8-10 किलो गोबर डाल दो, वो ज्यादा बेटर है, बशर्ते कि आप बैंगन को लाइन में लगाओ। एक गड्ढे यहां बनाया,
और यहाँ पर 4 बैंगन लगा दिया, फिर 2 मीटर के बाद फिर एक गड्ढा बनाया, फिर 2-4 बैंगन लगा दिया, ये ज्यादा फलेगा बशर्ते कि आप लाइन में 8 बैंगन के पौधे लगाओगे आप। हम भिंडी पे भी ऐसा करवाते हैं। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि हाँ। उसमें ना जैसे पीले टाइप की कुकड़ी टाइप की होती है ना, पत्थर से होती है वो वाली बैठती थी, वो पूरे पत्ते को खा जाती मैं तो वही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। उसको हम बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। और जो उन्होंने बोला ना चूल्हे की राख, कौन बोल रहे थे, वो उसका सबसे बढ़िया इलाज है। वो डालने से भी नहीं हुआ। नहीं, उसका कैसे होगा ना, उसको करेंगे जब आप छट्टा लगाओगे तो नहीं करेगा वो। ये क्या करता है कि जब आप घिया लगाते हो, डाली लगाते हो, करेला लगाते हो, खीरा लगाते हो, तो खास करके जब तक पौधा इतना हाइट तक पहुंचता है, अगर ये कीड़ा बैठ गया, ये सुबह 7 बजे 8 बजे एक्टिव हो जाता है और शाम के 5 बजे तक एक्टिव रहता है। बाकी टाइम क्या करता है, ये पत्ते के नीचे आकर के इकट्ठा हो जाता है। रात में आकर शाम में आप देखोगे 6 बजे उसके पत्ते के नीचे, और वो होता है नारंगी रंग का उड़ने वाला, और जब आपको देख करके वो भाग जाएगा, बहुत तेजी से भागता है वो। तो सबसे उसमें एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉन्फिडेंट तो नहीं, एक और आता है अलांटो एक दवाई आती है। अगर अलांटो दवाई आप इसमें डालोगे तो नीम का तेल भी इसमें बड़ा काम करता है, लेकिन चूल्हे की राख सबसे बढ़िया देसी इलाज है। आपको करना क्या है, वो जाली में रख करके उसके ऊपर डस्ट करनी है हल्का हल्का। वो जब तक पूरे पत्ते पे नहीं बढ़ेगा ना, तब तक वो चूल्हे का राख उसको फायदा करता है। एक तो फास्फोरस मिलेगा उसको, और दूसरा उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि वो कीड़ा उसको काटेगा नहीं। तो और दूसरा अलांटो जो मैंने आपको दवाई, सस्ती दवाई है, 1 ml आधा ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे कर दीजिए। 15 दिन तक कंट्रोल, 15 दिन तक पौधा तो इतना हाइट तक पहुंच जाता है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आती है शुरुआत में, और ये आता है फरवरी के बाद, ये शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल वाली सभी क्रॉप में होता है। हाँ जी सर। सर करेले के पत्तों में भी लगता है कीड़ा? हाँ, पीले रंग का, पीले रंग का, जिसमें दाने दाने होते हैं कांटे जैसे, पूरा पत्ता को जाली बना देता है। हाँ, उसको बोलते हैं हड्डा बिटल बोलते हैं। और वो क्या करे, करेला जब चढ़ाते हैं ना आप, तो करेले के पीछे नीचे लटका होता है वो पत्ते के नीचे, और उसके पत्ते के ऊपर पूरे पत्ते को, करेले को जाली बना देगा वो। उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो, जो मैंने बोला अलांटो का। अलांटो से अच्छा आपने साइपरमेथ्रिन वगैरह भी कर दो आप, या क्लोरोपाइरीफॉस, बहुत बढ़िया काम करता है। और चूंकि अगर बहुत ऊपर पहुंच गया है तब तो आप वहां कर नहीं सकते हैं चूल्हे का राख, तो आप उससे बेटर है कि उसका स्प्रे मारो आप। ये करेला का सबसे बड़ा दुश्मन है, और खीरा जो आपने बताया वो खीरे का और घिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पीला वाला जो है ना कीड़ा, वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वो कांटे टाइप के उसमें बने होते हैं, और वो पीले रंग का गोल रंग का होता है, और पत्तों को एकदम जाल बना देता है। तो आप क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करो 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, वो कंट्रोल करेगा। हाँ जी सर। सर हमारा तो सवाल जो सबसे पहले तो उन्होंने कर दिया, राजमा कर दिया ना। राजमा का जो है दूसरा, ये जो नाम लगाते हैं मिर्ची वगैरह लगाते हैं, हाँ जब मिर्ची का पौधा तैयार हो जाता है, हाँ, फूलने पे तैयार होता है, तो ऐसा कीड़ा लगता है वो सूख जाता है। मक्की का ना, नहीं, हरी मिर्च का। अच्छा, मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा हाँ हाँ हाँ, जब ये तैयार होता है, फूल निकलने लगते हैं, ये सूखना शुरू हो जाता है। जिसको ये जो बीमारी रहती है, बैंगन में भी लगता है, टमाटर में भी लगता है, और हरी मिर्च में भी, और शिमला मिर्च में लगता है। इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल विल्ट। राटिंग सी वो लग जाती है। और नहीं रॉटिंग, इसका एक सिंपल इलाज करना आपने। जब आप मिर्च का, टमाटर का, शिमला मिर्च का और बैंगन का पौधा लगाओ तो मेड़ पे लगाना। कम से कम इतनी उठी हुई मेड़ होनी चाहिए, इतना आलू का जैसे मेड़ होता है ना, और उसके जड़ के पास पानी नहीं लगना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो ये सूखने वाली बीमारी 50% तो कंट्रोल हो जाएगी। और एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आप कंटिन्यूअस 2-3 बार स्प्रे करो, वो दवाई आती है, तो बैक्टीरियल के लिए आती है, तो फिर ये कंट्रोल रहता है। उसमें है एक पाउच आता है 5-6 ग्राम का, उसको पंप में डालिए, आप उसको स्प्रे कीजिए। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो बेटर है कि आप जितनी ऊंची उठी हुई क्यारी के ऊपर सब टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च लगाओगे आप, उतना ज्यादा ये बीमारी से आप दूर रहोगे। बाकी तो वो बता दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, आप एक सर बात है कि जैसे हमारा इलाका है गर्म, हाँ हाँ, पानी आता नहीं, जब बारिश आएगी तभी तो होगा, बारिश होगा, तो ऐसा बीज हो जो गर्मी में भी लगाया चले। जाए। और किस चीज का, बिना पानी के देखिए बिना पानी वाली फसलें तो धरती पे कोई नहीं है। सिंपल नहीं, आप इसको मजाक नहीं समझना, लेकिन कम पानी वाली फसलें हैं। देखा था जैसे खीरा है, हाँ, वो
उन्होंने तो बीज ऐसा तैयार किया जो वो बिना पानी के नहीं, इनका मतलब था वो जो पानी कम नहीं जो डालता। कम पानी में मतलब जो हमारी फसलें हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात हम जो समझ कम पानी गए। में जो मतलब हो जाए। देखिए ठीक है। सबसे बढ़िया इलाज क्या है ना, अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हो तो आप गड्ढे कर करके गोबर डाल करके और गोबर मिट्टी को मिला करके उसमें पौधे लगाओ। तो मल्च हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। मल्च समझते हैं, घास पात, सूखा हुआ घास पात पौधे के नीचे हम जमा कर देते हैं और ये सब जगह चलता है। आप जाएंगे ना एप्पल ग्रोइंग एरिया में जहां एप्पल लगाते हैं, तौलिया बनाते हैं पेड़ के नीचे, बड़े बड़े पेड़ के नीचे भी, और उसके बाद उसमें गोबर वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद उसको पूरा ढक देते हैं। आजकल प्लास्टिक का भी आता है और आपका दूसरा भी आता है, तो प्लास्टिक का भी आप और या घास पात का भी ढक सकते हो। मल्च से आपका जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल में रहेगा। घिया, डाली, करेला, खीरा के लिए लगा दीजिए और उस पर अच्छा खासा पत्ते का मल्च बिछा दीजिए। जैसे अदरक में हम कहते हैं, हल्दी में कहते हैं, अदरक में तो पक्का ही है, जितना ज्यादा मल्च डालोगे उतना ही अदरक होगा, जितना ज्यादा सूखे पत्ते डालोगे आप उतना ही ज्यादा।